हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल का 11th वीडियो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो हमारा सब्जेक्ट हमने लिया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसका ये 3rd वीडियो है। देखिए, पहले जो 2 वीडियोस हैं स्टूडेंट्स में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और शेड्यूल्स, ये दोनों वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अब देखिए, हम आज से शुरू करेंगे प्रीएम्बल और हमारे आर्टिकल 1 से लेकर जितने हो जाए, मेरा प्रयास रहेगा कि आर्टिकल पार्ट 4A तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रयास करते हैं। देखिए, अच्छा, इससे पहले मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे वो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और देखिए, जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उन सारे वीडियोस से आपको सिविल जज और एडीपीओ दोनों के एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखिए, एक चीज़ और मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, अभी 10-11 दिन। तो स्टूडेंट्स, अभी कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट ही चल रहा है क्लासेस में। तो अभी जो आगे स्टूडेंट्स यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए, उनको अभी इसी 2 बैचेस हैं एक्चुअली। सिविल जज का अलग है और एडीपीओ का अलग है, सेपरेट बैचेस मैंने बनाए हैं। तो उनमें देखिए, उनमें उनकी एंट्री हो जाएगी और जो उनका छूटा हुआ पार्ट जो छूट चुका है उनका, तो वो देखिए, वो एक तो वो वीडियोस से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस से जो अभी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ देखिए रेगुलरली। और उसके अलावा भी एक रिकवरी बैच रहेगा, जिसमें कि जिसका जो पोर्शन छूट चुका है वो कवर करा दिया जाएगा। और करंट में तो देखिए, मैं एडमिशन दे ही रहा हूँ करंट बैच में, तो इस तरीके से उनका भी रेगुलर स्टडी हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले देखिए, प्रीएम्बल समझना जरूरी है। प्रीएम्बल उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। तो देखिए, प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम नोट कराऊंगा मैं आपके लिए। तो प्रीएम्बल, अच्छा, एक चीज़ और, प्रीएम्बल पढ़ने से पहले भी देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी स्टूडेंट्स आपसे कहा था कि आप लोग जब भी मेरी क्लास अटेंड करें, मीन्स जब भी वीडियो देखें, तो आप लोग प्लीज़ अपनी बुक जरूर ओपन करके बैठें अपने पास, बुक और साथ में पेन और रजिस्टर। जो बुक में नहीं मिलेगा वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। आप अपनी बुक ओपन करिए सभी। तो प्रीएम्बल में देखिए हमें मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स डैश डैश डैश, काफ़ी लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद देखिए, इसमें एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एक वर्ड और लिखा है इसमें, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो देखिए, मैं इसी को मैंने पॉइंट आउट करवाया आपके लिए। देखिए, पूरा हम प्रीएम्बल जो है, जब सिविल जज, देखिए सिविल जज का मेन एग्जाम जो होगा, तो उस समय मैं आपको प्रीएम्बल याद करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें कि अभी देखिए हम अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो देखिए फोकस स्टडी करना है ना। हमारा फोकस अभी कहाँ है? हमारा फोकस अभी प्री एग्जाम की तरफ है। और थोड़ी सी हम जो 2 पेपर्स रहते हैं आपके 200 मार्क्स के मेंस में, जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है सब्जेक्ट वाइज, तो जब हम सब्जेक्ट अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम देखिए वो अंडरलाइन करते जाएंगे जो उसका एसेंशियल पार्ट है, उस डेफिनेशन का या उस आर्टिकल का, उस सेक्शन का। तो उस तरह से आप लोग फिर वहाँ मेंस में भी लिख पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रीएम्बल जो है वो देखिए, इसमें 3 वर्ड्स वाली बात आ रही है। देखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और उसके बाद एंड इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी
पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये ध्यान रखिए, ये तीनों वर्ड्स जो है ये तीनों हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये तीनों जो वर्ड्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जोड़े गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज़ आती है कि देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि देखिए तीनों शब्द कब जोड़े गए। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो सिर्फ उसको भी बताता हूँ कि देखिए ये जो प्रियम्बल और द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है ये कहाँ से लिया गया। वैसे मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आपके लिए रिविजन हो जाएगा। प्रियम्बल एंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर से दोबारा आता हूँ, कहाँ पर 3 शब्द, कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों वर्ड्स जो है हमारे संविधान में, संविधान की उद्देशिका में, प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। तो देखिए आपके अब प्रियम्बल से ही 2-3 क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। अब इसमें कुछ देखिए और चीज़ें समझे, जैसे देखिए ये प्रियम्बल को पहले जो है वो एक केस डिसाइड हुआ था, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। तो उस केस का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। उस केस का नाम है आपका इन री वेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, अब इस केस को देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इन री वेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखिए जो प्रियम्बल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। बस इतना ही याद रखिए, हर बार किसी न किसी रूप में ओटी में ये आपके क्वेश्चंस प्री एग्जाम में आता रहता है। तो ये केस का नाम नोट कर लीजिए, इन री वेरुवरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर किस में माना, तो वो केस भी हमें ध्यान होना चाहिए कि किस में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को पार्ट माना है, उसका हिस्सा माना है। और ये भी कहा है, देखिए उसी केस में, अब केस का नाम बताता हूँ, और उसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। देखिए उसके किसको, उद्देशिका को, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचा का है। और ये भी कहा, एक फाइंडिंग और दी है देखिए कि इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते आप, इसके आधारभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में। तो अब हमें एक केस जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है, उस केस का नाम और नोट करिए। उस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला। वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये केस जो है आप देखिए, ये केस कई बार एग्जाम्स में आया है, आपको बस उसी तरीके से पढ़ाई करना है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा देखिए, मैं आपको उसी तरह पढ़ाऊंगा, पूरी केस की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें तो देखिए वहाँ पे टिक लगाना है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला, हमें उतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए केशवानंद वाले में जो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब प्रियम्बल से रिलेटेड अब कुछ बचा नहीं है। देखिए जनरली बस यही पूछा जाता है। एक चीज़ और देखिए, इसी समय आपको बता दूं, नहीं तो बाद में मिस हो जाएगा। देखिए 42nd अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट का जो ईयर है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 42nd अमेंडमेंट जैसे लिखा अपन ने, ठीक है, तो 42nd मीन्स अब इसका ईयर हमें बताना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसका वर्ष कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन होंगे देखिए 1975, 76, 77, 78। अब आप यदि भूल रहे हो, याद है तो बेहतर है। मैं पिछले वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूँ रेगुलरली और बोलता रहूँगा क्या, कि यदि आपको याद है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, शार्प माइंडेड हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही है
कि आप सीधे टिक लगाइए, लेकिन यदि आप भूल रहे हो तो फिर आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, तुक्का तो मारना नहीं है वहाँ पर, है ना। तो हमें क्या है, क्वेश्चन से ही समझना है। जैसे पूछा गया 42वां, ठीक है, तो 42वें में हम क्या करेंगे, 4 + 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, हो जाएगा 6। तो हमें एक थोड़ा सा एक टेंटेटिव हमें आइडिया मिल जाएगा, क्या कि ये 1976 है या 1977 है या 1978 है। तो इससे हमें क्लिक हो जाएगा कि 42वां पूछ रहा है, 4 + 2 6 मीन्स 1976 है, तो ये हो जाएगा 1976, ठीक। इसी तरह से देखिए 44th के लिए भी ऐसे ही है, क्या है 44, ये सिर्फ दोनों के लिए ध्यान रखिए क्योंकि यही दोनों एग्जाम्स में आते रहे हैं और हो सकता है यही एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में भी आए, इसलिए 44th एंड 42nd। अब 44 में देखिए क्या है, 44 में भी वही है, 4 + 4 हम करेंगे तो हो जाएगा 8 मीन्स 78। तो 44th अमेंडमेंट की ईयर भी हमें इस तरह से याद हो जाएगी कि 1978 एंड 1976। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही प्रियम्बल में काफ़ी है, इससे ज़्यादा प्रियम्बल में देखिए दोनों केसेस भी आपके हो चुके हैं प्रियम्बल में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, प्रियम्बल से रिलेटेड ही, प्रियम्बल पे ही काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए प्रियम्बल में पहली बार संशोधन कब समाहित हुआ था, एक ये ऐसे प्रश्न आता है। देखिए एक प्रश्न ये वाला, कैसा, पहली बार। अब जैसे स्टूडेंट पहली बार इसमें देखते हैं तो वो फट से 1951 पे टिक लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि पहली बार संशोधन पूछा जा रहा है। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो बेटा अच्छे से, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, प्रियम्बल में, उद्देशिका में पहली बार संशोधन कब समाहित हुआ था, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1976। क्यों, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हुआ प्रियम्बल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखिए और इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका में पहली बार एवं अंतिम बार, ये सेकंड टाइप हो गया क्वेश्चन का, क्या पहली बार एवं अंतिम बार, तो अब कंफ्यूजन हो जाता है, फिर उसमें दो ईयर भी दिए रहते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही ईयर पे टिक लगाना है 1976। आप लोग नोट कर लीजिए, प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के बाद कभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब तक प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ पहली और अंतिम बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारा देखिए हमारा अब पार्ट 1 स्टार्ट होता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग क्या करिए, देखिए मैंने आपसे पेन तो ओपन करवाई ही है, रजिस्टर्ड भी है, आपका बुक भी ओपन है। आप पेन से क्या करिए, जो आपकी बुक में पार्ट 1 लिखा हुआ है, पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके आगे आप ब्रैकेट लगाकर ये लिख लीजिए कि आर्टिकल कहां से कहां तक है। बहुत काम आने वाला है ये आपको, सभी जगह जितना हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिए, ये इस तरह से आपकी आदत में डलवाऊंगा पहले पार्ट से ही। तो देखिए इसको जब हम नोट करेंगे इसमें पेन से, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो लिखा है उसके आगे आर्टिकल 1-4 मीन्स 1 to 4, 1 से लेके 4 तक। अभी कभी कभी इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं, देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इस भाग में कितने आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता होना चाहिए ना। अच्छा उसके अलावा देखिए एक चीज और कि यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आता है जो कि बहुत आर्टिकल्स जो है वो दूर दूर के ऑप्शंस दिए गए हैं, कि किसी में ऑप्शन दिया 52, किसी में दिया 152, फिर दिया 252 और फिर लिखा 352, तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर के हैं। ठीक है, तो आप जो है उस क्वेश्चन की वैरायटी समझ जाएं, यदि कि ये क्वेश्चन किस पार्ट का है, तो आपको भले ही वो एग्जैक्ट आर्टिकल पता ना हो, लेकिन आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा ना कि ये पार्ट में इतने से इतने आर्टिकल थे, तो उन्हीं में से कोई सा ये आंसर होगा, और वाकई में जब आप उसे टिक लगा कर आओगे तो वो सही भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें पार्ट जो है उस पार्ट के आर्टिकल से भी हम ध्यान रखें कि एक पार्ट में उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, उनका नंबर क्या है, तो देखिए आपको बहुत आसानी रहेगी। अब देखिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या है, देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे संघ हो जो वे होंगे, उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं।
अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए मैंने शेड्यूल्स पहले क्यों पढ़ाई हैं, मैंने शेड्यूल्स इसीलिए पहले पढ़ाई है स्टूडेंट्स आपके लिए, जिससे कि आगे जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये 1 से लेके 12 तक जितनी शेड्यूल हमने पढ़ी है उनका कहीं ना कहीं हमें जिक्र मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं। अब ये पहले अब यदि हमने अनुसूची नहीं पढ़ी होती, यदि हमने शेड्यूल्स नहीं पढ़ा होता, तो जैसे ये पहले अनुसूची लिखा आता तो फर्स्ट से हमारे माइंड में आता ना कि फर्स्ट शेड्यूल में है क्या आखिर, जहां ये इसका जिक्र किया गया है। तो इसीलिए शेड्यूल्स को पहले, मैं शेड्यूल्स को ही पहले पढ़ाता हूं। तो अब आपके देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्लियर है, हमने वहां पढ़ा था, वहां पे भी हमने पढ़ा था द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि अब देखिए कितने स्टेट्स हैं अभी हमारे। पहले देखिए 29 स्टेट थे, हमारा तेलंगाना एक स्टेट बना था तो 29 हो गए थे, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी रिसेंटली देखिए जम्मू कश्मीर जो है उसको, उसमें से लद्दाख को हटाकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन दोनों को यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब स्टेट तो वो है नहीं, तो 29 - 1 28। तो अब यदि पूछे कि कितने स्टेट हैं तो अभी हमारा आंसर होगा 28 स्टेट्स, ओके। और अब यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, तो यूनियन टेरिटरीज पहले कितनी थी, 7 थी, 7 + 2 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो टोटल कितनी हुई 9, ओके। लेकिन अब इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि अभी रिसेंटली देखिए 26 जनवरी 2020 को ये आपका दादरा एंड नागर हवेली प्लस आपका दमन एंड दीव, ये देखिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, एक यूटी बना दिया है। तो ये अब 2 थे, 2 का 1 हो गया, तो अब वो 9 में से 1 माइनस किया हमने तो 8 हुआ। तो अब हमारे आज की डेट में यदि एट प्रेजेंट यदि ये पूछा जाए कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज हैं, तो हमारा आंसर होगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो ये अब देखिए हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया। अब इसको ये हम पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। राज्य उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे, ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन आर्टिकल 1 में वही है, क्या, कितने स्टेट्स एंड कितने यूटीज, ये हमारे शेड्यूल 1 में है। तो हमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज याद रहना चाहिए। ये कमिंग एग्जाम में आपकी सिविल जज में और एडीपीओ में दोनों में आने वाला प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आएगा ये कि कितने स्टेट्स हैं कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं देखिए हम आर्टिकल 2 पर, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो है, ठीक समझे, संघ में नए राज्यों की का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी संसद। इस संसद को अंडरलाइन कर लीजिए। यदि आर्टिकल 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है, ठीक है, किसको पावर प्राप्त है इसकी, तो उसमें ऑप्शंस क्या आएंगे, देखिए ऑप्शन आएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट, ठीक है, और उसके बाद आएगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमें टिक किस पे लगाना, देखिए कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें आंसर हमारा टिक होगा संसद पर, पार्लियामेंट पर। ये ध्यान रखिए, 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है आपका। ये सब पॉइंट वाइज मैं आपको बताता जा रहा हूँ, देखिए। और थोड़ा सा अब हम स्पीड मेंटेन करें क्योंकि बहुत सारा है स्टूडेंट्स, बहुत सारा है, तो मैं थोड़ा जल्दी अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना इसमें, और तीन क्या है, देखिए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इन दोनों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में, लगभग एक जैसे। तो इसमें देखिए अंतर क्या है, अंतर ये कि जो 2 है आर्टिकल, वो 2 हमारे देश की जो सीमा है उसके बाहर से यदि कोई भी हम, जैसे पीओके हुआ, हमारा एक्साइज चेन हुआ, या कोई भी और दूसरा देश जैसे हम हमारे यहाँ पर शामिल कर रहे हैं इंडिया में, तो वो होगा हमारा आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। किसको पावर प्राप्त है, संसद को पावर प्राप्त है। अब 3 क्या है, देखिए 3 ये है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लीजिए संसद, ठीक, यहाँ पे भी संसद को ही पावर है। कैसे, जो हमारे देश के अंदर के जो राज्य हैं, हमारे इंडिया के अंदर के जो स्टेट्स हैं, वो जैसे 2 स्टेट को मिला के कंबाइन 1 कर दिया, ठीक है, या एक से ही 2 या 3 पार्ट हो गए, जैसे देखिए बिहार से झारखंड बना था आपका, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो ये किन आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल
थर्ड के अंतर्गत हुआ, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ। पावर किसको प्राप्त है आर्टिकल 3 के अंतर्गत? नाम का परिवर्तन करिए, जैसे कोई भी नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। किसको पावर है? संसद को पावर है, ध्यान रखिए 2 और 3 संसद को पावर है। बाकी इसमें पूरे डिटेल आप पढ़ेंगे तो वो वही मिलेगी जो मैंने आपको बता दिया। सीमाएं देखिए घट बढ़ सकती है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है, ठीक, संसद को। अब देखिए आर्टिकल 4 आते हैं, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो देखिए इसको जब आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको इसका मीनिंग ये निकलेगा कि जब आप देखिए 2 और 3 में यदि कोई अमेंडमेंट आप करोगे, सॉरी 2 और 3 में आप यदि कोई भी करोगे काम, जैसे कि आपका राज्य का नाम बदल दिया आपने, 2 राज्यों को का 1 कर दिया, 1 में से 2 कर दिए, उधर नए राज्य प्रवेश कर दिए, तो ये जो चेंज आप करोगे इसके कारण आपका पहली अनुसूची मींस नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, उसमें भी देखिए चेंज आएगा। और चौथी अनुसूची क्या है? देखिए 4th शेड्यूल थे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ऑब्वियसली देखिए यदि राज्य हमारे बढ़ेंगे तो फिर वहां पे भी चेंज हो जाएगा, है ना। एक राज्य में से यदि 2 राज्य हुए तो राज्यसभा की सीटें भी चेंज हो जाएंगी, तो ऐसे करके उसमें भी देखिए अमेंडमेंट होगा। बस यही चीज इसमें दी गई है। लेकिन इसमें देखिए इसका जो 2 है, देखिए 4 का 2 क्या है? पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये जो नो सच लॉ एज अफॉरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ this constitution for the purposes of article 368। तो ध्यान रखिए कि इसमें ये जो इस तरीके से इसमें चेंजेस होगा, ठीक है, संसद विधि द्वारा ये सब करेगी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल जो है 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन इस चीज को नहीं माना जाएगा, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसे नहीं कहा जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा होता है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा देखिए क्या है, पार्ट 2 हमारा है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस हमारे कहाँ से कहाँ तक है ये हमें पता होना चाहिए। जब आप पेजेस टर्न करेंगे, देखिए पेजेस टर्न करने की आदत रखिए आप लोग स्टूडेंट्स, पेजेस टर्न करने की आदत रखिए। बुक के जितने ज़्यादा पेजेस आप टर्न करेंगे उतना बुक जो है, बुक आपको अच्छी लगने लगेगी। ये आपको 1-2 बार आप टर्न करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे अपने आप याद होने लगेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप जो है अच्छे से बुक्स को ज़रूर आप बराबर पलटते रहिए, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितनी बार पढ़े उसका ऊपर रिवीजन करें। देखिए आपको कुल मिलाकर सिलेक्ट तो होना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगी। देखिए ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लाइन मैंने लिखी, डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, देखिए ये देखिए हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखिए, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा यदि आपको बड़ी पद चाहिए, बड़े बड़े पोस्ट। देखिए कौन, सिविल जज और एडीपीओ, दोनों बड़े बड़े पद हैं। इससे दोनों देखिए जो आपको मिल जाएंगे तो लाइफ ही चेंज हो जाना है। तो इसलिए ध्यान रखिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए मेरे साथ स्टूडेंट्स। तो देखिए आप इसके साथ में नोट कर लीजिए पार्ट 2 के आगे आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11, ठीक। अब उसके बाद देखिए 5 में क्या है, 5 में मिलेगा आपको संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। देखिए ये हमें हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर मीन्स 1949 और 50 की बात हो रही है, ठीक, 1949-50 की बात हो रही है। उस समय किसको नागरिक माना, देखिए है ना, क्योंकि उस समय संविधान बना तो फिर नागरिक किसको माना, इस चीज के लिए उन्होंने आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि किस किस को नागरिक मानेंगे हम। तो उसमें लिखा है उन्होंने जो उस समय प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो वहां रह रहा था इंडिया में उस समय। अब उसमें देखिए क्या लिखा है, और इसके अलावा, अकेला रहनी पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा क्या, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ था, या मतलब ये 3 कंडीशन है, उनसे तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो भी आपको नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा उस समय आर्टिकल 5 के अंतर्गत उतने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी जो इस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे थे। कैसे? दूसरा देखिए, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या
जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, मीन्स देखिए अब ऐसे प्रारंभ मतलब कैसा प्रारंभ, 1949-50 वाला प्रारंभ, ठीक है। अब 1949 कहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको उस समय पढ़ाया था कि ये आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आ गए थे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये जो 5 आर्टिकल थे ये तुरंत प्रभाव में आए थे। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स और तुरंत प्रभाव में आए थे, वो आर्टिकल 394 में लिखा है कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आए थे, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अपने लिए थोड़ा टाइम कम है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी सब पढ़ना है अपने लिए, ठीक, और अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे अपन, ठीक। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, जो ऐसे संविधान से ठीक 5 वर्ष पहले, ऐसे प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष पहले, मीन्स देखिए 49 से 5 वर्ष पहले, यानी कि 1944 से। अब ऐसे व्यक्ति देखिए जिनका यहाँ बर्थ नहीं हुआ, जिनका यहाँ पे जन्म नहीं हुआ, जिनके माता पिता भी है नहीं जन्मे, लेकिन उनके लिए भी एक दिया गया था क्लॉज कि यदि वो 1944 से हमारे यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, तो उनको भी नागरिक मान लिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा था हमारे आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट से हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में भी पूछा गया है इससे रिलेटेड, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल 6 क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत को जो माइग्रेट किए, ठीक, आए जो भारत को, ठीक, पाकिस्तान से, उनके लिए भी कुछ नियम बने देखिए। तो उनके लिए देखिए बहुत सारा इसमें लिखा है, इसको यदि शॉर्ट हम करेंगे तो इसमें डेट दी गई देखिए 19 जुलाई 1948। सबसे पहले तो लिखा है कि देखिए यदि उसके माता पिता में से कोई, या उसके पितामही या मातामही में से कोई एक, जो उससे पहले देखिए संविधान से पहले हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासन होता था, तो ये चीज़ भी देखिए हमने लास्ट वीडियोस में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ऐसी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, इनमें से कोई भी उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, ठीक। अच्छा, उसके बाद और भी उसमें क्लॉज दिया गया, और जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, मीन्स 19 जुलाई 1948 यानी आज़ादी के बाद, ठीक है, उससे पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वो अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो परंतु है देखिए, परंतु में क्या लिखा है देखिए, एक्चुअली क्या वो रजिस्ट्रेशन वाली बात है उसमें, बस वही है, तो वो तो अंडरस्टूड चीज़ है। परंतु देखिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो ध्यान रखिए ये जो 6 मंथ्स वाली बात है, यह आपको ध्यान रखना है। 6 महीने तक यदि वो निवासी नहीं रहा है, एटलीस्ट कब के बाद, ये वाली बात है देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले यदि माइग्रेट हुआ है वो, इसके बाद में नहीं चलेगा। तो इससे पहले कितना पहले, तो उसमें लिखा है 6 मंथ्स वाली बात है देखिए, कि यदि 6 महीने तक यदि वो निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, किसकी, सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होगा। वहाँ पे अधिकारी जो है वो पूछेंगे भी आप 6 महीने तक रहे हो लगातार, बोले यस रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे और उनका नागरिक हो जाएगा। तो ये पहले हो चुका है ऐसा, अब तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये आर्टिकल 5-6 ये वाला जो नागरिकता वाला है, ये तो तुरंत प्रभाव में उसी समय आया था कि कौन कौन हमारे देश का नागरिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, एक चीज़ अब ध्यान रखने के लिए, हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 देखिए क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आर्टिकल 5 है उसमें कितने वर्ष का प्रावधान है, कितने वर्ष पहले संविधान के पहले यहाँ पर रहा है कोई, ऑप्शन 5, 10, 15 और 20। तो हमें देखिए याद क्या रखना है, हमें याद सिर्फ ये रखना है, छोटी सी ट्रिक, कि आर्टिकल 5 की बात हो रही है ना, तो 5 में 5 ईयर्स, ठीक, आर्टिकल 5 में 5 ईयर्स, ठीक, और आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन वाली बात, तो आर्टिकल 6 में 6 मंथ्स। अब देखिए ये जो है ये आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है, कि आर्टिकल 6 वाली बात है तो 6 मंथ्स, और आर्टिकल 5 है तो 5 ईयर्स। तो ये जो है ये आपको बहुत इजी लगेगा, यदि आप
यदि आप एग्जाम में भूल रहे हो, याद है तो बेहतर है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, याद है तो बेहतर है, लेकिन बाई चांस यदि आप भूल रहे हो तो आप एग्जाम हॉल में सोचोगे यार वशिष्ठ सर ने कुछ अंकों वाली, नंबर्स वाली ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ये क्वेश्चन तो आर्टिकल 5 से रिलेटेड है, अच्छा हाँ ये तो 5 ईयर्स ही होगा, आर्टिकल 6 से रिलेटेड है तो 6 मंथ्स, क्यों, क्योंकि 6 मंथ वाला ऑप्शन उसमें होगा एक, लेकिन और कौन से ऑप्शंस होंगे, और होंगे 3 मंथ्स, 1 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, 12 मंथ, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो हमें समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान से प्रवर्जन वाली बात है तो ये तो देखिए आर्टिकल 6 है तो 6 मंथ ही होंगे, ऐसे करके आप टिक लगा दोगे। सही, मुझे तो आपके नंबर से मतलब है। आगे देखिए 7, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब पाकिस्तान को अपने यहाँ से जो पाकिस्तान चले गए उनके भी नागरिकता के अधिकार वाले में बात दी गई है। तो देखिए क्या है कि जो अब हमारे यहाँ से चले गए वो तो हमारे देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे, बस यही इसमें लिखा हुआ है। क्या, बस एक डेट है 1 मार्च 1947 के पश्चात, 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो वही जो मैंने आपको बताया अभी, आर्टिकल 8 देखिए क्या है। आर्टिकल 8, भारत के रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, भारतीय उद्भव मतलब इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, कि कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो देखिए जो एनआरआई होते हैं वो आर्टिकल 8 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए ये जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा यही समझ में आएगा, भारत का नागरिक उसे समझा जाएगा। भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, प्रारूप ध्यान रखिए, प्रारूप एंड प्रारूप दो चीजें होती है, मैं उसका भी डिफरेंस आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वो रह रहा है, ठीक है, भारत के राजनयिक काउंसिल प्रतिनिधि को संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं बना तो उससे पहले भी या उसके बाद भी, यानी कि रिसेंटली अभी भी, ध्यान रखिए, उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और कर चुके हैं बहुत से। तो देखिए वो कहलाते हैं हमारे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट, जो यहाँ रहते नहीं है लेकिन इंडिया के हैं, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन कहलाते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एनआरआई ये होता है हमारा आर्टिकल 8, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। अब देखिए 9 देखिए आते हैं हम, आर्टिकल 9 मैं बोल रहा हूँ, 9 नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए आप, छोटी सी ट्रिक है उसमें भी। आर्टिकल 9 क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, न होना मीन्स नहीं होना, ध्यान रखिए, मतलब नागरिकता नहीं होगी, ध्यान रखिए, कब, जबकि आप विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से वॉलंटरली आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, ध्यान रखिए, ठीक है, मतलब आप क्यों देखिए क्यों, क्योंकि हम देखिए मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में भी बताया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए वो एकल नागरिकता को दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर देखिए एकल नागरिकता ही मान्य है। अभी एकल नागरिकता वाली बात जो है, एकल नागरिकता वाली बात हमने कहाँ से ली है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए, ठीक, ये आप लास्ट वीडियोस में आपको मिलेगा, लेकिन रिवाइज आप कर लीजिए। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने ली है ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप वाली बात ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी एकल नागरिकता जो है वो हमें ये कहती है कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो स्वेच्छा से तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे, फिर आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये नागरिकता नहीं वाली बात है, तो नहीं मीन्स नो होता ना इंग्लिश में, नहीं को हम नो कहते हैं, नो, और हिंदी में 9 को नो कहते हैं, ठीक। तो नागरिकता नहीं होगी आपकी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, नागरिक आप नहीं रहोगे। उससे आप पकड़ लेना, यदि आप आर्टिकल नहीं आपको याद आ पा रहा है कि किस आर्टिकल में है, तो आप अच्छे से इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि आर्टिकल 9 जो है मीन्स उसमें
नो है, नहीं, तो वो नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वो स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस राज्य के, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है भाई, 5 और 6, 7 ये जो विधियाँ पूरी जो बनी हुई है, इनके अकॉर्डिंग 5, 6 देखिए, इनके अकॉर्डिंग यदि उसको नागरिक स्वीकार कर लिया है तो फिर उसके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे 5 और 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 भी वही है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। कभी इसमें से पूछा नहीं गया, आप इसे छोड़ भी सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ऑब्वियसली संसद को ही राइट है नियम बनाने का। अब देखिए, अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? देखिए पार्ट 3 है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार मीन्स देखिए फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए जब आप पेजेस टर्न करिए, आप, मुझे तो पता है लेकिन आप टर्न करिए, पेजेस टर्न करेंगे, जब ऐसे बुक पर आप पेजेस पलटेंगे आप, तो आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट। देखिए 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35, ये हमें मिलेगा भाग 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए हम आते हैं जनरल में। साधारण तो क्या है, देखिए इसमें 2 आर्टिकल है, 12 और 13। 12 देखिए क्या है, 12 मीन्स आर्टिकल 12 जो है उसमें देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन मीन्स इसमें देखिए जब आप पढ़े अकेले डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, तो जब इसे आप पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत मीन्स राज्य की परिभाषा है। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ऊपर लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं इन्होंने। ठीक, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य की, ये सब चीजें देखिए, एवं अन्य प्राधिकारी, तो ये अन्य प्राधिकारी को अंडरलाइन कर लीजिए। और प्लस देखिए बाकी तो सब समझते ही हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब सरकार है, संसद, विधानमंडल हुआ, ये सब राज्य की श्रेणी में इनको माना है, इन सबको राज्य स्टेट माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए स्टेट माना है तो इसमें 2-3 वैसे देखिए बहुत, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब वो सारे डिस्कस करेंगे अपन तो एक वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 12 पर और आर्टिकल 21 पर, ये इस आर्टिकल 21 में इतने सारे केसेस हैं कि एक वीडियो भी कम पड़ जाएगा। और स्टेट की डेफिनेशन में बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, अन्य अथॉरिटीज़ जो हैं उनमें बहुत सारे केसेस डिसाइड हुए, तो उनमें आप थोड़ा सा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या अब जैसे देखिए रेगुलर क्लासेस होती है तो उसमें तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। देखिए एक क्लास में हमारे पास 1.25-2 घंटे का टाइम होता है, हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और मैं नोट करा चुका हूँ जनरली। लेकिन अब एक वीडियो में मैं कैसे उसको देखिए उतना सारा समाहित करूँ एक ही वीडियो में, कैसे पॉसिबल है? तो 1-2 चीज़, जैसे PSC देखिए ये वाला लोक सेवा आयोग जो है वो उसको भी राज्य माना है, उसका केस नोट कर लीजिए आप। वो केस है देखिए दिनेश कुमार आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये दिनेश कुमार आर्य वाले केस में देखिए ये 2011 में डिसाइड हुआ था, आई थिंक है ना, 2011। ये PSC को भी राज्य माना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए हम आते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और इन द कमिंग एग्जामिनेशन में भी आएंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि देखिए क्या ADPO का तो अभी देखिए 16 में एग्जाम हुआ था, 2016, अब 2020 में होने वाला है। सिविल जज का तो लास्ट टाइम हुआ ही था। तो ये जो 13 वाला है आर्टिकल 13, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए इसको। ठीक, क्या है देखिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमें हेडिंग से ही कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया ना, तो हम अंदर पढ़ेंगे। अभी क्या है, इस संविधान 13(1) पढ़ रहे हैं अभी हम। देखिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। मीन्स देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां, मतलब उससे पहले जो भी संविधान से पहले, देखिए संविधान के बाद जो विधियां बनी वो तो डेफिनेटली वही बनी जिनमें कि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं हुआ।
ऑब्वियसली ऐसी विधियां बनी है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही स्क्रूटनी कर ली जाती है। ओके, लेकिन पहले संविधान से पहले उस समय तो ये कुछ चीजें थी नहीं हमारी फंडामेंटल राइट वाली। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसी समय नोट करवा दूं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके। ये फंडामेंटल राइट हमारे कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार हमारे किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये लिए गए थे हमारे अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम फिर दोबारा वहीं आ जाते हैं 13(1) पर। ठीक, 13(1) में क्या है? देखिए 13(1) हमारा कि संविधान से ठीक पहले यदि कोई मूल अधिकारों से असंगत थी, मतलब कुछ जो भी हमारे 1949 से पहले, 50 से पहले जो भी विधियां हमारे यहाँ पर थी इंडिया में, यदि वो मूल अधिकारों से इररिलेवेंट थी, असंगत थी, तो वो उस मात्रा तक शून्य समझी जाएगी। ये इसमें 13(1) में लिखा है। 13(1) को देखिए हम कहते हैं, ये एक्चुअली क्या, हमारे संविधान ने उन विधियों को ढक लिया अपने प्रभाव से, संविधान के प्रभाव से उन विधियों के प्रभाव को ढक दिया, इसलिए उसको कहते हैं आच्छादित कर दिया। तो हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत 13(1), ध्यान रखिए। ठीक, तो 13(1) जो है वो आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। और ये आच्छादन का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ था? इन विच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हैड बीन प्रोपाउंडेड। तो ये देखिए, ये केस है एक हमारा भीकाजी वाला, आप लोग नोट करिए, भीकाजी, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब हमारे मध्य प्रदेश राज्य का ही है ये। तो भीकाजी वाला जो केस था, ये देखिए कई बार एग्जाम में आया है, वो पूछ के नहीं थके स्टूडेंट्स, तो आप भी पढ़ के मत थकिए प्लीज, वो बार बार पूछते रहे इसी तरह से। 13(1) आच्छादन का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ था? आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल में है? 13(1) में है। तो इस तरीके से दो प्रश्न इसमें से बन जाते हैं। अब आते हैं देखिए हम 13(2) पर। 13(2) क्या है? देखिए आर्टिकल 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो डेफिनेटली 13(1) में हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि देखिए ऐसी कोई विधि अब क्यों बनेगी, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो ही गया है। उसके बाद भी यदि बनाता है राज्य जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है, तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी। ये कहलाता है हमारा पृथक्करणीयता का सिद्धांत 13(2). इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अभी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है हमारी किस केस में प्रोपाउंड हुई थी? तो इसका नाम लिख लीजिए आप, ए के गोपालन, ए के गोपालन, ए के गोपालन वर्सेस आपका मद्रास राज्य है, तो स्टेट ऑफ मद्रास। पहले मद्रास जो था वो राज्य था, इसलिए इसको मद्रास राज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आती है बात, देखिए ये भी हमने नोट कर लिया, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 13(2). अब बात यह देखिए 13(3) की। 13(3) क्या है? देखिए इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत, अब हमें समझ में आ गया कि 13(3) क में विधि की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक, नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसी तरीके से बारीक बारीक इसमें, लेकिन लोग उसको छोड़ते हुए चलते हैं। उन्हें हेडिंग पढ़ी, आर्टिकल 13 में लिखा, अंदर से पढ़ी नहीं। अरे भैया अंदर से ही तो आएगा बेटा, ध्यान रखो। तो आर्टिकल 3 का विधि की परिभाषा है, आर्टिकल 3 का। इसके अंतर्गत क्या है? देखिए विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, तो विधि का बल रखने वाला ध्यान रखिए, जो कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। मतलब विधि का बल रखने वाले ये सब जो विधि का बल रखते हैं, वो रूढ़ि या प्रथा भी, ये ध्यान रखिए, कस्टम एंड यूसेज जो है वो भी आपके लॉ के अंतर्गत माने गए हैं, लेकिन उनका जो बल है वो विधि का बल होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये हमारी विधि की परिभाषा है 13(3) क में। उसके बाद देखिए आते हैं प्रवृत्त विधि, मीन्स आपका लॉज इन फोर्स। तो ये भी देखिए आप पढ़ लीजिएगा, वही लिखा हुआ, बस हमें ध्यान रखना है कि प्रवृत्त विधि हमारा है 13(3) क में। ओके, अब उसके बाद देखिए 13(4) क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 13 क्लॉज 4, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। डेफिनेटली देखिए संविधान के संशोधन को ये वाली बात क्यों लागू होगी? क्यों? इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखिए संविधान में संशोधन कब हो रहा है? संविधान में संशोधन भी तो तभी होगा जबकि वो चीज जो चाही गई है वो मूल अधिकारों का वायोलेशन ना करती हो।
डेफिनेटली। तो यदि वो हमारे मूल अधिकार को वायोलेट करती तो वो हमारे संशोधन में संशोधित करके, संविधान में संशोधित करके जोड़ी ही नहीं जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज जो संविधान संशोधन वाली बात आई है तो आप नोट कर लीजिए। वैसे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई है। आगे चलिए, उसके बाद आता है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले ऊपर एक हेडिंग देखी होगी आपने, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब इसके आगे नोट कर लीजिए, राइट टू इक्वलिटी के आगे ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, फिर पेज टर्न करिए, देखिए समता का अधिकार कहां से कहां तक लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद आप देखेंगे हेडिंग आपको मिलेगी सीधी, स्वातंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या है, वो 19 से शुरू है, इसका मतलब क्या, आपके समता के अधिकार कहां से कहां तक है, 14, 15, 16, 17 और 18, मीन्स 14 से लेकर 18 तक आपके समता के अधिकार हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसी तरीके से आता है क्वेश्चन। अभी तो हमने 14 पढ़ा ही नहीं है ना, अभी तो हम सिर्फ हेडिंग पढ़े हैं समता के अधिकार। तो हम जो हेडिंग पढ़े हैं अभी कि समता के अधिकार कहां से कहां तक है, तो यही प्रश्न तो आया था एग्जाम में, तो हमने तो नोट कर लिया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक, अब उसके बाद 14 पढ़ते हैं क्या है। तो 14 आपका देखिए क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता मीन्स देखिए, इसमें आप अंडरलाइन करते जाना, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए, किसी व्यक्ति को, नागरिक को नहीं है। ये इसी तरीके से प्रश्न आया था कि आर्टिकल 14 किस पर लागू है, आर्टिकल 14 नागरिकों पर लागू है, व्यक्ति पर लागू है, सभी पर लागू है, ठीक, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन आता है। तो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि जो आर्टिकल 14 है ये व्यक्ति पर लागू है। अब इसको और ज़्यादा पढ़ने से पहले मैं आपको व्यक्ति और नागरिक भी समझा दूँ, क्योंकि आर्टिकल 14 से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति क्या है और नागरिक क्या है। स्टूडेंट्स को लगता है व्यक्ति और नागरिक तो एक ही है, ऐसा नहीं है। देखिए व्यक्ति जो है, व्यक्ति वो है जिसे हमारे देश की नागरिकता नहीं प्राप्त है। ओके, हमारे देश में कोई घूमने आया है, जैसे अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से आया है और वो हमारे देश में घूम फिर रहा है, कुछ उससे गलती हो गई, जो भी कुछ है, ठीक, या उसके जो राइट्स, वो उससे मालूम कि मेरे भी कोई राइट्स है यहाँ पर, तो वो हमारे देश के लिए देखिए व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है, वो हमारे देश के लिए व्यक्ति कहलाएगा। और नागरिक देखिए, नागरिक वो है जिसे हमारे देश की नागरिकता प्राप्त है। तो नागरिक जैसे मैं हूँ, आप सब लोग हमारे देश के नागरिक हैं। तो हमारे देखिए अधिकार, नागरिक वाली बात और व्यक्ति वाली बात, ये आप अच्छे से समझ जाइए, दोनों में अंतर क्या है। ये आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता, ये व्यक्ति पर लागू है, तो इसे ध्यान रखिए। इसको आप व्यक्ति पे अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे बड़े पेन से, व्यक्ति को। अब आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके, पढ़ लिया। अब समझ में क्या आया, देखिए कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, मतलब उस पर समान विधियां, विधियों के समान संरक्षण से, मतलब जो लॉज हमारे प्रोटेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को, वो उसको भी अधिकार होंगे उस व्यक्ति को जो हमारे देश का नागरिक नहीं है। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस आते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो इसमें भी नोट करिए आप कि विधि के समक्ष समता वाला सेंटेंस कहां से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए ब्रिटिश संविधान से विधि के समक्ष समता अंडरलाइन कर लीजिए और वहीं कहीं लिख लीजिए, रजिस्टर में लिख लीजिए। नोट्स तो बनाइए आप लोग, देखिए जब भी मेरी क्लास अटेंड करें तो नोट जरूर बनाइए। और या विधि के समक्ष समता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटेन से। और उसके बाद विधियों के समान संरक्षण, ये विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये वाली बात है हमारी अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता वाली बात ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ओटी में भी और इंटरव्यू में भी इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि देखिए आर्टिकल 14 में दोनों सेंटेंस है, बताइए कहां से लिए गए हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 14 के बाद देखिए हम आते हैं सीधे आर्टिकल 15 पर। क्या है देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये सारी इन सब के आधार पर, ये जो चारों पांचों पॉइंट लिखे हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
जाएगा। ये पूरी बात आपके लिए देखिए आर्टिकल 1 में मिलेगी, वही क्लॉज 1 में मिलेगी और वही क्लॉज 2 में मिलेगी। ठीक है, क्लॉज 2 के क ख पढ़ लीजिए आप, क और ख कि भाई दुकानों में, होटलों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुएं हैं, स्नान घाट हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारा 15(3) थोड़ा सा अच्छा है तो इसे नोट कर लीजिए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि स्त्रियों और बालकों के संबंध में भेदभाव किया जा सकेगा। ये देखिए क्या है, ये एक्सेप्शन मान सकते हो आप इस बात का, इस आर्टिकल में 15(3) को। ठीक है, कि इसमें देखिए आपके स्त्रियों और बालकों के लिए, देखिए आपने देखा होगा स्त्रियों के विमेन के फेवर में, देखिए विमेन के फेवर में कितने सारे कानून बने हुए हैं आपके फैमिली लॉज है। देखिए आपको उसमें देखिए बहुत सारे कानून है फीमेल के फेवर में, अपन डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बच्चों के फेवर में भी कानून बने, देखिए पॉक्सो एक्ट है और भी काफ़ी एक्ट हैं बच्चों के फेवर में। तो ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो फेवर कर रहे हैं, उनका भेदभाव हो रहा है, नहीं। 15(3) फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए, तो ध्यान रखिए, निवारित नहीं करेगी। नंबर 4 देखिए क्या, ऐसे अनुच्छेद की कोई बात या अनुच्छेद 29 की खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC एंड ST के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ध्यान रखिए, जो आपकी शिक्षा संस्थान होती हैं उनमें जो रिजर्वेशन होता है ना सीट्स का, तो वो इसी आधार पे होता है, आर्टिकल 15(4) के आधार पर। ये ध्यान रखिए। 15(5) क्या है? 15(5) में भी वही है, सेम टू सेम जवाब पढ़ेंगे उसे, भी शिक्षण संस्थानों वाली बात है, लेकिन एक छोटा सा अंतर इसमें दिया गया है। 15(5) में निजी शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब क्या है, निजी शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनमें प्रवेश से संबंधित आरक्षण के बारे में हमें 15(5) में मिलेगा। उसके बाद देखिए हम आते हैं आर्टिकल 15(6) में। 15(6) क्या है? 15(6) से ये जो हमारा 103वां संशोधन था, देखिए 15(6) किसी की बुक में नहीं मिलेगा, लेटेस्ट जो वाली बुक है उनमें मिल जाएगा आपको। 56 देखिए 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अंतर्गत जोड़ा गया है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन वाली बात है, जनरल कैटेगरी के लिए वो 10% जो हुआ था। तो देखिए आपको पता तो है, लेकिन कहाँ हुआ था, कहाँ जोड़ा ये नहीं मालूम। तो ये शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें प्रवेश के समय ये 15(6) वाली यहाँ पर आएगा, और 16(6) नौकरी के लिए तो वो 16(6) वहाँ पर मिलेगा हमें आर्टिकल 16 में। तो 56 ध्यान रखिए। शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के लिए EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात दी गई है आर्टिकल 15(6) में। अब उसके बाद देखिए आप आगे जाइए तो आगे आपका आएगा आर्टिकल 16। अच्छा एक चीज और, 15 हम कहीं नोट करना भूल गए। 15 में क्या था देखिए, राज्य किसी नागरिक, यानी अब हमने क्या रहा, 14 हमारा किस पे लागू है, व्यक्ति पर, ओके, और 15 हमारा नागरिक पर है। नागरिक को अंडरलाइन कर लीजिए, आप कर लीजिए 16 पढ़ने से पहले। फ्लो में एक्चुअली क्या जल्दी जल्दी पढ़ाना है आप लोगों को, थोड़ा सा और सारी चीज़ें कवर भी करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा तो होने वाला है, ये तो पक्का है। इस बीच में ये बोल देता हूँ, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक भी करते जाइए। वीडियोस को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बस आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। ये टैगलाइन है हमारी कोचिंग की, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो ध्यान रखिए, आपकी मुझे सफलता चाहिए, बस आप लोग एग्जाम से सफल हो। आप लोग फिर बताना मुझे फ़ोन करके, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के जो पढ़ाई करेंगे वो सब प्लीज़ मुझे अपना सिलेक्ट हो जाओ तो मुझे अपना फ़ोन नंबर देना, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना, आप रोल नंबर दे देना मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत ऐड भी दे सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स के मेरा वीडियो देखकर आपने पढ़ाई की और सेलेक्ट हुए, ये मन की बात है तो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं हम 16 पर। 16 देखिए क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये वाली बात पब्लिक है मतलब सरकारी नौकरियों वाली बात आ गई, देखिए अभी, ठीक है। अब क्या है देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए, नागरिक अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे देखिए 14 व्यक्ति, 15 नागरिक, 16 नागरिक, ध्यान रखिए। 15 जो आर्टिकल है हमारा 15 वो भी नागरिकों पर लागू है, 16 भी नागरिकों पर है। ऐसे करके ध्यान रखते जाइएगा, आपके सारे आंसर सही होते जाएंगे, सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। आप प्लीज़ टेंशन ना लें,
मैं हूं, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये ध्यान रखिए, मतलब राज्य को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबके लिए बराबरी से नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अब दूसरी बात क्या आ गई, देखिए दूसरी भी वही है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 50 में हम पढ़ चुके हैं, वहां पर क्या है, वहां पर बात अलग है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर नौकरी से संबंधित बात है, तो नौकरियों में भी इन आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी पद ले सकते हैं, पुरुष नारी को भी ऐसा नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जन्म स्थान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे एमपी में सिविल जज का एग्जाम जो है वो बाहर के लोग भी तो देते हैं, एडीपीओ का एग्जाम भी तो बाहर के स्टूडेंट्स देते हैं, तो इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, देखिए इसका क्लॉज 3 देखिए क्या है। क्लॉज 3 में इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा भेद करती है। तो ध्यान रखिए, ये जो निवास विषयक उसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कि जो हमारे राज्य में निवास कर रहे हैं, ठीक, ये जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन वाली बात आती है, वो रिजर्वेशन हमारे राज्य के ही उम्मीदवार को दिया जाएगा। ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखिए। और जनरली हर स्टेट में ये रूल है कि आप देखिए जो रिजर्वेशन वाली बात है वो हमारे यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनके लिए, बाहर का कोई आएगा रिजर्व कैटेगरी का भी हो, भले ही वो SC ST कैटेगरी का हो, OBC का हो, यदि वो हमारे यहाँ का एग्जाम देगा तो वो UR अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। अब देखिए 16(4) क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण, अंडरलाइन कर लीजिए आरक्षण। अब ये आरक्षण वाला शब्द देखिए, ये आपको 16(1), 16(2), 16(3) में कहीं नहीं मिला आरक्षण हमें वर्ड मिला 4 में, 16(4). तो आप ध्यान रखिए, आप बिल्कुल मत भूल जाना, आरक्षण से संबंधित जो भी बात आपकी क्वेश्चन में लिखी आएगी, तो आपको मालूम है कि आरक्षण 4 अक्षर हैं, तो ये 4 में नौकरी से संबंधित वाली बात है। तो देखिए 16 तो आप समझ ही लोगे कि हाँ लोक नियोजन में अवसर की समता। अब आपको यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आरक्षण वाली बात जो है OBC SC ST के लिए वो किस आर्टिकल में है। तो आप फट से जो आरक्षण, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना किसी भी चीज का, हम उसी से ट्रिक बनाए, क्योंकि हमें उसी पर जोर जाता है दिमाग पर, उसी पॉइंट के लिए। तो क्यों ना उसी से हम अपना आंसर निकाल लें, उसके लिए क्लू। तो आरक्षण वाली बात आई, तो आरक्षण कितने अक्षर है उसमें 4, तो ये 16(4) में है। किसके लिए, OBC SC ST के लिए। अब उसके बाद आती है देखिए 16(4) का क्या है, देखिए 16(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में ज्येष्ठता परिणाम से आरक्षण के उपबंध के लिए निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या, देखिए प्रोन्नति में भी आरक्षण, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, ये प्रोन्नति में आरक्षण किसे मिलेगा, 16(4) में मिलेगा। तो 16(4) में प्रोन्नति में आरक्षण, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। किसको, SC ST को, ये ध्यान रखिए SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण ये मिलेगा, प्रोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता में आरक्षण, दोनों में, सीनियरिटी में भी है। तो इनमें आपको 16(4) में मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूं। देखिए एक मंडल कमीशन था, देखिए मंडल आयोग था, वो एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम का केस था, नोट कर लीजिए। मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, ये केस था। तो जो मंडल कमीशन था उसमें देखिए इंदिरा साहनी वाले केस में ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि एक चीज़ डिसाइड हुई थी, इसके अलावा जो मैं बताऊं कि OBC में क्रीमी लेयर जो है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। नंबर पहला, क्रीमी लेयर वाला आपने को नहीं सुना होगा, क्रीमी लेयर को फायदा नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस डिसाइड हुआ था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी। उसके अलावा देखिए प्रोन्नति में आरक्षण और आपका सीनियरिटी में आरक्षण, ये वाली बात जो है ये आगे जो केसेस डिसाइड होते गए उन केसेस में ये 16(4) के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 16(4) देखिए क्या है।
16(4) का है हमारा कि देखिए ये जो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के किसी वर्ग की नहीं ना भरी गई ऐसे रिक्तियों का, हाँ देखिए जैसे कोई एग्जाम होता है, जैसे आपका सिविल जज का एग्जाम होगा, एडीपीओ का एग्जाम होगा, उसमें देखिए एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए फॉर एग्जाम्पल यदि 25 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए और एसटी के लिए 20 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 20 और 25, अब इसमें से बाई चांस फिल नहीं हुई, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले लैप्स हो जाती थी, पहले लैप्स हो जाती थी वो सीटें और अगले साल का रिजर्वेशन फिर दोबारा उसी हिसाब से होता था, जो 50% आपका अनरिजर्व के लिए और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो वो उसी हिसाब से फिर दोबारा नई वैकेंसी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था। तो ये कैरी फॉरवर्ड, इसको हिंदी में लिख लीजिए अग्रनयन का सिद्धांत। ये अग्रनयन का सिद्धांत किस में है, ये है आपके 16(4) में 16(4)B में, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो है अग्रनयन का सिद्धांत में से है कि अब ये जो है पोस्ट जो आपकी छूट गई है, लैप्स नहीं होगी, अब वो अगले साल की वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके 20 में से यदि 18 सीटें भरी हुई हैं इस साल, ठीक, ये सीट फिल हो गई, 2 सीटें जो आपकी बची हुई हैं वो अगले साल की वैकेंसी भी यदि आपकी 20 निकलती है तो 20 + 2 वो 22 हो जाएगी। और वो देखिए ये चीज ध्यान रखिए, वो आपका जो 50% रिजर्वेशन है ना उसके अतिरिक्त होगी, ये ध्यान रखिए, उससे एक्स्ट्रा होगी, मतलब वो उसी में काउंट नहीं होगी। तो ये कितना अच्छा बेनिफिट है, देखिए ये 16(4)B वाली जो बात है ये आपका 81वां संशोधन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये वाली बात जोड़ी गई है, ये नोट कर लीजिए 81वां संशोधन, ओके 81वां संशोधन 2000 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, ओके, मतलब लगभग 20 साल हो गए। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो है ये वाला अग्रनयन का रूल जो है, अग्रनयन का नियम, अग्रनयन का सिद्धांत 16(4) का में है। उसके बाद आती है देखिए हमारे पास 16(5), तो 16(5) में देखिए क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का मानने वाला है, विशेष संप्रदाय का ही हो। जैसे देखिए क्या होता है, कहीं स्पेसिफिकली जैसे आपके देखिए सेना में, मान लीजिए आप सेना में यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिर है तो उसमें देखिए फिर वो हिंदू धर्म के पुजारी की नियुक्ति वहाँ पर कर दी जाएगी। ऑब्वियसली देखिए मंदिर है तो पूजा पाठ करने के लिए पुजारी हिंदू की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे जहाँ पर कहीं मस्जिद है तो फिर मुसलमान की नियुक्ति कर दी जाती है, बस यही है। उसके लिए देखो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कोई भी नहीं, वो तो देखिए जहाँ अपेक्षा है जिस धर्म के व्यक्ति की तो वहाँ पर वो उसकी पूर्ति की जाएगी उसी से। सॉरी, ये एक बार आप बस इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे इसको ध्यान रखने वाली बात भी नहीं। 16(5) तो ठीक है पढ़ लिया हमने। 16(6) देखिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जोड़ा गया है हमारे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम वही चीज जो मैंने 15(6) में आपको बताई, लेकिन वह शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। 10% रिजर्वेशन वाली बात जो है EWS जनरल कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो हैं उनके लिए, ठीक है। अब इनके जो वो, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, ये भी 50% जो अनरिजर्व के लिए है उससे अतिरिक्त माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो उस 50% जो रिजर्वेशन है उसके अतिरिक्त है, ये एक्स्ट्रा है, उसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। अब ये नौकरियों में रिजर्वेशन वाली बात है, तो ये 16(6) ध्यान रखिएगा। अच्छा 16(6) के बाद अब आते हैं हम देखिए आर्टिकल 17 पर। आर्टिकल 17 क्या है, देखिए अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अस्पृश्यता का अंत वाली बात है, देखिए तो अस्पृश्यता छुआछूत। देखिए पहले क्या होता था, डेफिनेटली पहले तो बहुत इंडिया में गलत भी होता था, बहुत छुआछूत होती थी। देखिए SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो उन सब चीज़ों के लिए तो देखिए इस चीज़ को समाप्त किया गया है और उसके साथ देखिए एक दंडित भी करने वाली बात दी गई है। मतलब खतरनाक बात है, देखिए ये क्या, अस्पृश्यता का अंत किया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ध्यान रखिए कि जो यदि ऐसा
अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया है। देखिए जो इसे छुआछूत करेगा या जो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करे, देखिए SC and ST एक्ट बना हुआ है, उससे देखिए यदि कोई इस तरीके से कुछ गलत करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। इसका मतलब देखिए वो मीन्स 17 मीन्स खतरा, आप इस तरह से याद रखिए। 17 को 17 बोलते ना, पहले अपन बोलते बचपन से बोलते हैं 17 मीन्स खतरा भैया, 17 नंबर 17 मीन्स खतरा। ठीक, तो ये खतरनाक वाली बात है भैया। आपने यदि किसी के साथ छुआछूत की, ठीक है, तो आप स्वयं खतरा मोल ले रहे हो, ये मान के चलिए। ठीक है, SC and ST एक्ट है तो उसके अंदर काफ़ी सजाएं हैं, तो इसलिए छुआछूत वाली बात नहीं करना है। और ये आर्टिकल 17 हमें ध्यान रखना है इसी तरीके से। आर्टिकल 18 देखिए क्या है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधि पहले क्या होती थी, राजा महाराजा, कोई सूबेदार वगैरह या और भी कुछ उपाधियां होती थी बहुत सारी। ठीक है, उन सब का अंत कर दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ चीज थोड़ा सा एक है पॉइंट, क्या, राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब सेना और शिक्षा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बड़े अच्छे से। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, सेना में तो उपाधि अभी भी देते हैं, देखिए परमवीर चक्र है किसी को, मेजर जनरल को, इस तरह की बड़ी बड़ी उपाधि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब उपाधि सेना में और शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में भी उपाधि मिलती है, देखिए। ठीक है, तो ये इसके सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, शिक्षा और विद्या और सेना, ये ध्यान रखिए, दो चीज़ें। ठीक, उसके बाद देखिए इसके 2 में क्या लिखा, 18(2), भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अब ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ पर अधीन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किए हुए है, तो फिर वो राष्ट्रपति की परमिशन से कोई भी आपकी जो उपाधि है वो स्वीकार कर सकेगा। ठीक है, वो ध्यान रखिए, उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा स्वीकार उसे। ठीक है, अब उसके बाद आती है देखिए क्या, गिफ्ट वाली बात आ जाती है। देखिए इन लोगों के राज्य के अधीन जो लोग हैं और किसी लाभ के पद पर हैं अपने इंडिया में, तो उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर भी, तीसरे में भी क्या, चौथे में भी क्या, प्रेसिडेंट की परमिशन यदि मिल जाए तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, गिफ्ट हुआ कोई उपलब्धि। ठीक है, तो ये चीज हमारे 3 और 4 में मिलेगी, एक बार पढ़ने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति वर्ड जरूर ध्यान रखिए आप। ठीक है, कंसेंट होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट की।